नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डीसी मशीन के बेसिक के बारे में जाना था, तो आइए चलते हैं पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन यानी डीसी मशीन के भागों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। देखिए, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश। 1 बाय 1 हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं फील्ड मैग्नेट के बारे में डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। नेक्स्ट इसके लिए मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे, जिसमें मैं आर्मेचर, कम्यूटेटर और ब्रश को डिस्कस करूंगा। तो आज हम फील्ड मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन के विभाजित किया हुआ है 4 पार्टों में, 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो इन सबको जानने के लिए, इन पॉइंट्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें डीसी मशीन की संरचना को पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे मेन पार्ट्स ऑफ 4 पोल डीसी मशीन। यहाँ पे 4 पोल डीसी मशीन बताई गई है। देखिए, ये रहा एक पोल, दूसरा पोल, तीसरा पोल और चौथा पोल। तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे क्या है, 4 पोल डीसी मशीन। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम या कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, एक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम यहाँ पे दिखाया है। इसका एक तरीके से मशीन का एक फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू यानी कि सामने का व्यू दिखाया गया है। तो आप इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए 2 पार्ट होते हैं इसके, 2 मेन पार्ट्स होते हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। स्टेशनरी पार्ट यानी स्थिर पार्ट होता है। स्थिर कौन सा होता है, जो आप ये देख रहे हैं, ये जो पोल आप देख रहे हैं आउटर में, ये एक तरीके से स्थिर पार्ट होता है। स्थिर, जिसपे हम लोग क्या काम करते हैं, फील्ड वाइंडिंग बांधते हैं। तो ये जितना भी पार्ट आप पोल्स का आप देख रहे हैं, ये स्थिर है, ये घूमेगा नहीं, ये स्थिर रहेगा अपनी जगह। जहां पे इसकी जगह रखी गई है वहीं पे ये प्लेस्ड रहेगा, हिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको स्टेटर बोला जाता है। स्टेटर पे ही हम लोग फील्ड वाइंडिंग कर रहे हैं, स्टेटर पे ही फील्ड वाइंडिंग हो रही है। इस बात का आपको याद रखना है, बच्चे भूल जाते हैं। स्टेटर पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर पे ही, स्टेटर क्या होता है, स्टेटर होता है आपका स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। स्टेशनरी क्या है, आप देखेंगे पोल्स क्या है हमारे, स्थिर है। ये जितना भी आउटर का पार्ट है, इनर पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आउटर पार्ट की, जो बाहरी पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, बाहरी पार्ट हो गया, उनको मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेटर। स्टेटर पे ही हम लोग कौन सी वाइंडिंग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग। दूसरा पार्ट होता है मेन पार्ट, रोटर। कौन सा होता है, रोटर। रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। इस मशीन का रोटेटिंग पार्ट कौन सा है, ये वाला आप देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में रोटेटिंग पार्ट है। इसी को क्या हम बोल रहे हैं, रोटर। रोटर पे कौन सी वाइंडिंग करी जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखिए, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, जो आपको दिखा रखे हैं कंडक्टर, जो ब्लू पेन से मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, ये कंडक्टर है जिसपे हमने वाइंडिंग बांध रखी है। कॉपर की ही वाइंडिंग होती है, तांबा की वाइंडिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ऐसी फील्ड वाइंडिंग भी तांबे की ही हम यूज कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे आर्मेचर वाइंडिंग पे हम कौन, रोटर पे हम आर्मेचर वाइंडिंग बांधते हैं। किस पे, रोटर पे। तो मैं यहाँ पे रोटर लिख देता हूं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि स्टेटर क्या है और रोटर क्या है। स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। आप देख रहे होंगे ये स्टेटर क्या है हमारा, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब स्थिर रहेगा। और रोटर हमारा क्या है, रोटेटिंग पार्ट है जो घूम रहा है। आपको याद रखना है, स्टेटर पे हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग। और रोटर पे हम कौन सी वाइंडिंग कर रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये 2 बातें पहले आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है। तो आप इसके बारे में अब मैं और डिस्कस करता हूं। देखिए, यहाँ पे पोल कोर दिखाए गए हैं। ये अंदर का जो पार्ट है ये पोल कोर है। इसके ऊपर हमने जो बांधी हुई है वो फील्ड वाइंडिंग बांधी हुई है। ठीक है, ये इंटरपोल्स है, बीचों बीच आप देख रहे होंगे ये इंटरपोल्स लगाए गए हैं। इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
तो आप देखेंगे यहाँ पे पोल शू है, एक तो ये पोल है, पोल कोर है, अंदर इसके जो नीला मैंने बनाया हुआ है जालीनुमा जो है वो आपका क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। और सबसे नीचे जो कर्व है ये पोल शू है। पोल शू कहाँ है, पोल शू आपके ये जो कर्व मैंने दिखाया हुआ है ये पोल शू है आपके, ठीक। और ये आउटर एक तरीके का फ्रेम है, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम लिखा हुआ है, ठीक। और योक, फ्रेम को हम बोलते भी क्या है, ढांचा। तो ढांचा, ये पूरा इसका ढांचा है डीसी मशीन का, जिसे हम फ्रेम या योक भी कहते हैं। और आपको मैं बताता हूँ बीचों बीच इसमें आए तो ये एक तरीके से रोटर का पार्ट है। बीच में आप देखेंगे इसके वाइंडिंग के साथ साथ जो आपकी रोटर की वाइंडिंग करी गई है, जिसे हम आर्मेचर वाइंडिंग बोल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको कम्यूटेटर भी घूमता है। ये सब किसके ऊपर है, एक शाफ्ट के ऊपर है। शाफ्ट के ऊपर ही ये रोटेट कर पाएंगे। शाफ्ट आपका यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, बीचों बीच ये क्या है, शाफ्ट है। और इसके चारों तरफ ये खांचे बने हुए हैं, कम्यूटेटर खंड इसे बोलते हैं, या कम्यूटेटर सेगमेंट। इस पूरे को कम्यूटेटर बोलेंगे, या आप चक्री से देख रहे होंगे बीचों बीच, इसे कम्यूटेटर बोला गया है। और ये खांचे जो कटे हुए हैं 1 बाय 1 आप देख रहे होंगे, जरा जरा से खांचे कटे हुए हैं, ये क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ये जितनी भी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग आप देख रहे होंगे, ये जितनी भी आर्मेचर वाइंडिंग है जो कि रोटर पे बंधी हुई है, ये क्या है, वाइंडिंग किनसे कनेक्टेड है, ये सारी वाइंडिंग कम्यूटेटर सेगमेंट से जाके कनेक्टेड है जी। तो अब आप समझ रहे होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आ गई होगी कि मेन पार्ट्स क्या है डीसी मशीन के। मैंने यहाँ पे डायग्राम जो दिखाया है वो 4 पोल का है। आप चाहें तो 2 पोल से भी इसको समझ सकते थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 4 पोल के द्वारा बताया है। तो चलिए चलते हैं फील्ड मैग्नेट के बारे में, पहले हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए फील्ड मैग्नेट क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र इसे बोला जाता है। तो ये 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है फील्ड मैग्नेट। पहले मैं फील्ड मैग्नेट के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में फील्ड मैग्नेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आर्मेचर कम्यूटेटर ब्रश के बारे में, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, फील्ड मैग्नेट के बारे में। तो देखिए फील्ड मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। ये 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला योक, दूसरा पोल कोर, तीसरा पोल शू और चौथा फील्ड वाइंडिंग में। तो धीरे धीरे करके हम इसको 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। पहला योक, मैं यहाँ पे आपको पहले से ही बता देता हूँ कि जब मैं आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताता रहूंगा कि कौन से, वही पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए 1 बाय 1 धीरे धीरे करते हुए हम लोग इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए पहला योग के बारे में, आप ये फिगर देख रहे होंगे, तो आप योग देखें सबसे पहले कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे योग है, ये फ्रेम और योग लिखा हुआ है। ये जो आप आउटर पार्ट इसका देख रहे हैं, बाहरी पार्ट इस मशीन का, ये हमारा क्या है, योग है, जिसे हम फ्रेम भी कह रहे हैं, एक ढांचा भी है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ये डीसी मशीन का ढांचा होता है। ये एक तरीके से डीसी मशीन का क्या होता है, ढांचा। इसके अंदर ही आपका रोटर, पोल आपके बंधे हुए रहेंगे, कम्यूटेटर, शाफ्ट, सब क्या है इसके अंदर है। तो आप देख रहे होंगे एक तरीके से ये क्या है, योक आपको एक तरीके से मशीन की सेफ्टी प्रोवाइड करा रहा है। आउटर एक सेफ्टी, इनर पार्ट्स के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करा रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, योक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पोल के मध्य चुंबकीय परिपथ को पूरा करने का कार्य करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया हुआ है आपके एग्जाम में। देखिए किस तरीके से इस पॉइंट को सबसे पहले मैं समझाता हूं कि पोल के मध्य चुंबकीय परिपथ को पूरा करने का कार्य करता है। देखिए इस तरीके से आपके एग्जाम में नहीं आता, बट ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जिससे आपको समझ में आ जाए ये पॉइंट बड़े इजीली। देखिए पोल के मध्य चुंबकीय परिपथ को पूरा करने का कार्य करता है। आप देखिएगा यहाँ पे 4 पोल मशीन बनाई गई है। अगर 2 पोल बनाई होती तो नॉर्थ ये होता, साउथ ये होता, तो नॉर्थ और साउथ से फ्लक्स होके जाता, और रिटर्न फ्लक्स कहाँ से होके जाता, आपके योक से होके जाता, योक यानी आउटर फ्रेम से होके जाता। आप लेकिन
4 पोल के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो देखिए, यहां से इस नॉर्थ से होता हुआ फ्लक्स कहां पे जाएगा, साउथ से होता हुआ इस तरीके से ये फ्लक्स अपना परिपाथ कंप्लीट करता है, अपना पूरा पाथ जो है वो कंप्लीट करता है। तो आप देखेंगे हाफ ऑफ द फ्लक्स कहां पे पहुंच रहा है, हाफ ऑफ द फ्लक्स कहां पे आया, रोटर पे आया, और हाफ ऑफ द फ्लक्स कहां पे चला गया, हाफ ऑफ द फ्लक्स देखेंगे कहां पे चला गया, आधा फ्लक्स तो रोटर पे है और आधा फ्लक्स आप देखेंगे कहां पे है, योक से होके वापस जा रहा है, रिटर्न फ्लक्स जा रहा है। तभी तो क्या हो रहा है, दोनों फ्लक्स जुड़ के 5/2 प्लस 5/2 क्या हो जाता है, देखिए 5/2 प्लस 5/2 जुड़ के क्या हो जाते हैं, ये 5 बन जाता है, टोटल फ्लक्स 5। तो इस तरीके से फ्लक्स आपका बनता है, इस तरीके से फ्लक्स आपका पाथ कंप्लीट कर रहा है। तो योग का भी आप देख रहे हो कितना बड़ा रोल होता है कि उससे हाफ ऑफ द फ्लक्स कंप्लीट हो रहा है। तो हम यही बताना चाहते थे कि पोल के मध्य चुंबकीय परिपथ को पूरा करने का कार्य जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स को जो पूरा पाथ प्रोवाइड करा रहा है, वापस रिटर्न फ्लक्स जा रहा है, यहां से होके फ्लक्स वापस जा रहा है। इसी तरीके से फ्लक्स यहां से भी ऐसे जाएगा, इसी तरीके से फ्लक्स यहां से भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हुआ दिखाएगा, फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हुआ इस तरीके से, और रिटर्न फ्रेम से वापस आता हुआ दिखाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, पोल के मध्य चुंबकीय परिपथ को पूरा करने का कार्य करता है। चुंबकीय परिपथ को यानी कि जो फ्लक्स को पूरा यहाँ से यहाँ पाथ प्रोवाइड करा रहा है, ये एक तरीके से योग के द्वारा हो रहा है। तो यही पॉइंट मुझे समझाना था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में लैंग्वेज को घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है इसके बारे में, तो बड़े ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। छोटे मशीनों की बॉडी प्राय कास्ट आयरन की रहती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार रिपीटेड हुआ है। यूपीपीसीएल कहूँ या यूपीआरवी यूएनएल के बारे में भी मैं अगर बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी पूछा गया है। इवन डिप्लोमा के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछा गया है। आईटीआई के तो एग्जाम्स में आता ही आता है ये। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, छोटी मशीन स्मॉल डीसी मशीन जो होगी उनको कास्ट आयरन से, उनकी जो बॉडी होती है वो कौन सी होती है, योक के बारे में बात कर रहा हूँ, आउटर फ्रेम के बारे में। अगर छोटी मशीन हुई तो किसकी बनी हुई होती है, कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। आप समझ रहे होंगे लोहा एक तरीके से महंगा होता है, तो स्मॉल मशीन में हमने इसका इस्तेमाल किया। अगर हम छोटी मशीन बना रहे हैं तो कास्ट आयरन का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम बड़ी मशीन बना रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कास्ट स्टील का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो आपको याद कैसे करना है, बड़ी मशीनों के लिए आपको कास्ट स्टील का इस्तेमाल करना है। स्टील आयरन से सस्ता होता है, तो अब आप समझ गए होंगे कि बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये और नामों से भी आता है, कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील के नाम से भी इसे बोला जा सकता है, और फैब्रिकेटेड स्टील भी इसे बोला जा सकता है। फैब्रिकेटेड स्टील के नाम से भी ये बनाया जाता है। तो है कास्ट स्टील ही, रोल्ड स्टील भी बोल देते हैं, फैब्रिकेटेड स्टील भी इसे बोला जाता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि योग के बारे में आपको कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस करे। नेक्स्ट फील्ड मैग्नेट से दूसरा पॉइंट क्या है, पोल कोर के बारे में अब हम जानेंगे। किसके बारे में, पोल कोर के बारे में देखेंगे वन बाय वन, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहला पॉइंट, पोल कोर कास्ट स्टील का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे पॉइंट मैंने दोनों अलग अलग लिख रखे हैं, पोल कोर और पोल शू। वैसे अलग नहीं लिखे जाते, लगभग इनमें एक तरीके से सिमिलैरिटी होती है थोड़ी बहुत, कि आपको डिस्कस करते हुए मैं थोड़ा सा बताता रहूंगा कि क्या क्या सिमिलैरिटीज कुछ होगी इसमें, कि इसमें क्या अलग है पोल कोर में और पोल शू में क्या अलग है। तो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ इसी के माध्यम से, पोल कोर के माध्यम से। ये दोनों वैसे एक साथ ही बताए जाते हैं, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा
इसके बारे में यहीं पे बता दूं पोल शू को पोल कोर के बारे में, पोल कोर के साथ ही मैं पोल शू को भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे पोल कोर कास्ट स्टील का बना होता है। आपको मैं बता दूं कास्ट स्टील का बना हुआ होता है, कास्ट स्टील का पोल कोर। पोल कोर को जरा एक बार देखते हैं। देखिए ये रहा पोल कोर, मैंने बीचों बीच लिख भी रखा है पोल कोर। ये सारा का सारा क्या बना हुआ है, पोल कोर बना हुआ है। समझ में आया? तो आप देख रहे होंगे जो कि कास्ट स्टील का बनता है। मैं आपको बता दूं पोल शू भी आपका कास्ट स्टील का बनता है। देखिए यहाँ पे पोल शू होगा, यहाँ पे बनाया जाता है पोल शू। शू का मतलब क्या होता है, पोल शू का मतलब ये होता है कि जूते का जो तलवा होता है, एक तरीके से आप उससे याद कर सकते हैं कि वो पोल का शू होता है। ठीक है ना, एक तरीके से क्या होता है, जूते का सोल जिसे बोलते हैं, तो आप उससे याद रख सकते हैं। एक तरीके से पोल का शू है, तो जस्ट आपको याद रहेगा। तो पोल कोर कास्ट स्टील का बना होता है, तो आपका पोल शू भी किसका बना हुआ होता है, पोल शू भी आपका कास्ट स्टील का बना हुआ होता है, कास्ट स्टील का। तो ये बात समझ में आ गई। मैं कंटिन्यूअस इस पॉइंट को रिपीटेड कर रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पोल कोर को लैमिनेट नहीं किया जाता, लेकिन पोल शू को किया जाता है। पोल शू को लैमिनेट करते हैं। तो जस्ट मैं यहीं पे आपको पोल शू के बारे में बता रहा हूं। पोल कोर को लैमिनेट नहीं किया जाता, पोल शू को लैमिनेट करते हैं। तो ये पॉइंट आपने डिस्कस किया। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि लैमिनेट का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि काफी बच्चों को यही नहीं पता होता लैमिनेट का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि अगर आप इसका मीनिंग जान पाएंगे तो ऑब्वियस आपको एक इंटरेस्ट जगेगा कि भाई ये चीज हमें आती है। तो इंटरेस्ट के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि लैमिनेट का क्या मतलब होता है, लैमिनेशन क्या होता है। लैमिनेशन आपको मैं बता दूं, पोल कोर को लैमिनेट नहीं किया जाता, पोल कोर को लैमिनेट नहीं किया जाता, पोल शू को लैमिनेट किया जाता। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पोल शू बनाया हुआ है। ये जो तलवा आप देख रहे हैं ना, एक तरीके से जूते का नीचे वाला जो सोल होता है, तलवा होता है, उसको मैं पोल शू बोल रहा हूँ। एक तरीके से याद करने के लिहाज से बोल रहा हूँ। तो जो आपका पोल का ये तलवा आप देख रहे हैं, किनारा बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का एक कर्व जो बना हुआ है, इसी पे ही पोल शू बनता है। तो ये भी किसका बनता है, कास्ट स्टील का। इसी को ही हम लोग लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट कहने का मतलब क्या होता है कि 1 से 1.5 mm के छोटी पत्तियां जो होती हैं स्टील की ही, छोटी छोटे पत्तियों में काट दिया जाता है, और उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इम्प्रेग्नेटेड पेपर लगा देते हैं बीचों बीच। जैसे ये एक खांचा है और फिर दूसरा खांचा, ये कितने mm का है, इसकी मोटाई कितनी है, 1 से 1.5, 1 से 1.5 mm की मोटाई है। ऐसे ही एक और पत्ती ली हमने, उसको एक दूसरे से जोड़ दिया, फिर दूसरी पत्ती, तीसरी पत्ती ली, उससे जोड़ दिया, चौथी पत्ती ली, उससे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पोल शू का निर्माण करते हैं। तो इसी को ही लैमिनेशन कहते हैं। लैमिनेशन में क्या काम करते हैं, जब एक पत्ती को दूसरी पत्ती से जोड़ना होता है तो उसके बीच क्या कर देते हैं, एक तरीके से इंसुलेटर लगा देते हैं। इंसुलेटर कोई भी आपका एक पेपर हो सकता है, जिससे हम इम्प्रेग्नेटेड पेपर बोल रहे हैं, जो कि इंसुलेटर का काम करता है, इनके बीच करंट पास नहीं होने देगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये मैं जस्ट आपको बताऊंगा इस फिगर के बारे में। देखिए पोल शू को ही क्यों लैमिनेट किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि एडी करंट लॉस से बचाया जाए, एडी करंट लॉस से बचाया जाए। आपको मैं बता दूं, पोल शू को लैमिनेट करते हैं, पोल शू को लैमिनेट करते हैं, बट थिन लैमिनेशन करते हैं, पतली लेयर लगाते हैं। एक तरीके से याद रखना, पतली, थिन लैमिनेशन करी जाती है। ठीक है, तो थिन लैमिनेशन का मतलब ही यही है कि इंसुलेशन जो प्रोवाइड करा रहे हैं हम, एक तरीके से इसमें जो इम्प्रेग्नेटेड पेपर लगा रहे हैं पत्तियों के बीचों बीच, उसको थिन लैमिनेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि पतली लेयर उस पर लगानी है। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कहीं यहाँ पे पोल शू बनता है।
हर पोल्स पे, इधर भी इधर भी इधर भी। तो अब आप कुछ चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको ही आरडी करंट से बचाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पोल शू को लैमिनेट करते हैं किससे बचाने के लिए, आरडी करंट से। कौन सा लेमिनेशन करते हैं, थिन लेमिनेशन करते हैं, थिन यानी पतला लेमिनेशन करते हैं आरडी करंट से बचाव के लिए। आपको कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर एडी करंट क्या होता है। जस्ट मैं ओवरव्यू में आपको बता देता हूं एडी करंट क्या होता है, लेकिन जब मैं ट्रांसफार्मर स्टार्ट करूंगा तब आपको क्लियरली बताऊंगा कि एडी करंट एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन फिर भी बर्बरी मैं ओवरव्यू दे देता हूं। ये जो हमारा आर्मेचर है, यानी जो रोटर है उस पर वाइंडिंग आर्मेचर की करी गई है, उसी को हम बोल रहे हैं। जो वाइंडिंग करी गई है उसे आर्मेचर वाइंडिंग बोला जाता है, जो कि रोटर पे है, ठीक है। जब इस पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा रोटर पे क्या रहेगी, अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगी, यानी वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग रहेगी, अल्टरनेटिंग यानी चेंज होती रहेगी, और करंट भी आपका चेंज होता रहेगा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है, चेंजिंग होता रहेगा करंट और वोल्टेज। इसके द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे यानी पोल शू पे भी क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। पोल शू पे भी आपका ईएमएफ यानी वोल्टेज आ जाती है। तो इसका कहने का मीनिंग सीधा सा ये है, पोल कोर पे भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। किसके द्वारा, इसी के द्वारा, यानी आर्मेचर के द्वारा ही, क्योंकि आर्मेचर पे तो ईएमएफ इंड्यूस होता ही होता है, करंट भी इस पे इंड्यूस होता है, जो कि अल्टरनेटिंग होता है, यानी चेंज होता रहता है। एसी प्रोड्यूस होती है एक तरीके से इस पे, जो कि क्या काम करेगी, पोल्स पे भी ईएमएफ इंड्यूस कर देगी। और ईएमएफ इंड्यूस होगी पोल कोर पे तो क्या होगा, करंट भी आएगा। तो इस कोर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और वो करंट इसमें क्या करता है, एक तरीके से कोर लॉस कर देता है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, इसी प्रोसेस को आरडी करंट बोल देते हैं, क्योंकि उस कोर के अंदर जो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, इसी को ही हम एडी करंट बोल रहे हैं, जो कि क्या करता है, कोर का लॉस कर देता है, ठीक है, हीट के जरिए कोर का लॉस कर देता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे एक लॉसेस हो जाता है, जैसे कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि मैं ट्रांसफार्मर में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको समझना है कि यहाँ पे लॉस हो चुका है पोल कोर में, लेकिन हमने क्या काम करा, पूरे पोल कोर को लैमिनेट नहीं करा। क्यों, क्योंकि जो इस आर्मेचर के नियर यानी पास में जो पार्ट है वो कौन सा है, वो है पोल शू का। तो पोल शू को हम लैमिनेट कर देते हैं, उससे क्या होगा कि हमें पूरे पोल कोर को लैमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने पोल शू को लैमिनेट कर दिया। आप समझ में आई बात। पोल शू को जब लैमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, थिन लैमिनेशन, वो एडी करंट से हमें क्या कर देगा, बचाएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो पोल शू को लैमिनेट करते हैं, तो आपको याद रखना है पोल कोर को लैमिनेट नहीं करना, कोर को नहीं करना, इस पूरे कोर को नहीं करना, सिर्फ पोल शू को लैमिनेट करना, ठीक। तीसरा पॉइंट देखेंगे पोल कोर का, पोल पर ही विद्युत रोधी कुंडलन होती है जिसमें एक्साइटिंग करंट प्रवाहित होती है। तो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, कुछ बच्चे थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वी एक्साइट पोल कोर विद फील्ड वाइंडिंग टू प्रोड्यूस फील्ड फ्लक्स। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है, ये जो पोल कोर है इसी पे ही हमने क्या करी हुई है, फील्ड वाइंडिंग करी हुई है, जिसको हम क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। देखिए अगर थोड़ा बड़ी मशीन हम ले रहे हैं, अगर बड़ी मशीन बनाते हैं तो हम वैसे तो यहाँ पे परमानेंट पोल्स रखते हैं, लेकिन बड़ी मशीन बनाएंगे तो परमानेंट पोल्स कहाँ से लेके आएंगे, तो परमानेंट पोल्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो परमानेंट पोल्स बनाने के लिए हम इसको क्या है, एनर्जाइज करेंगे, इससे क्या करेंगे, करंट देंगे, कौन सा, डीसी करंट देंगे, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, पोल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पोल्स क्रिएट होते हैं। तो वाइंडिंग बांध के हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल्स को क्रिएट कर रहे हैं। उसको मैं क्या कर दूंगा, एनर्जाइज कर दूंगा, एक्साइट कर दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो वही चीज लिखी हुई है, पोल पर ही विद्युत रोधी कुंडलन यानी कि वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें एक्साइटिंग करंट प्रवाहित होता है।
एक्साइटिंग करंट का मीनिंग क्या होता है कि ये नॉर्थ और साउथ क्रिएट हो रहे हैं इसी के द्वारा, यानी पोल क्रिएट हो रहे हैं। जब मैं करंट दूंगा तभी तो पोल क्रिएट होंगे। एक तरफ से करंट आएगी तो आप मान के चलना है नॉर्थ क्रिएट होगा, और एक तरफ से करंट वापस जाएगी तो दूसरी तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, साउथ क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से वाइंडिंग को बांधा गया होगा। तो अब आप कुछ हद तक समझ रहे होंगे धीरे धीरे पॉइंट्स को। तो अब हम पोल शू के बारे में और थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, पोल शू का कार्य फील्ड वाइंडिंग को रोकना, यानी आप देख रहे होंगे फील्ड वाइंडिंग इस पे रुकी हुई है, पोल शू की वजह से रुकी हुई है, ठीक है। तथा आर्मेचर पर समान रूप से फ्लक्स को फैलाने का कार्य करती है। आप देख रहे होंगे कि फ्लक्स एक तरीके से पूरे उस पर फैल रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्लक्स, ये थोड़ा कर्व बनाया गया है जिससे कि ओवरऑल क्या है, रोटर को घेर सके। और ज्यादा से ज्यादा अगर मैं इसे कर्व वाला बना दूंगा तो फ्लक्स उतना ही क्या है, कटिंग होगा, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसलिए इसको थोड़ा कर्वी बनाया गया है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि तथा आर्मेचर पर समान रूप से फ्लक्स को फैलाने का कार्य करती है। पोल शू के बारे में ही बता रहा हूं। तो एक तरीके से इसके द्वारा फ्लक्स क्या होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है। तो आपने पोल शू के बारे में काफी चीजें जानी होगी। देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, मशीन कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। इसको डीप नॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। इसकी वीडियो थोड़ा सा बड़ी बनेगी, इसकी छोटी वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि अगर समझना है चीज़ों को तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वीडियो बड़ी बननी है, क्योंकि यहाँ पे डीप नॉलेज पे डिपेंड करता है आपका डीसी मशीन। तो आइए अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, फील्ड वाइंडिंग। देखिए, फील्ड वाइंडिंग, ये आपने यहाँ पे देखा होगा कि फील्ड वाइंडिंग मैंने बांध रखी है। तो देखेंगे यहाँ पे इसको पोल पर लगाकर पोल को एक्साइट करने के लिए किया जाता है। यानी हम पोल को क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं। यानी पोल कोर पे हमने क्या बांध रखी है, फील्ड वाइंडिंग। ऑब्वियस सी बात है, इसी को एक्साइट करते हैं। फील्ड वाइंडिंग को ही हम किससे, डीसी से एक्साइट करते हैं। क्यों डीसी से कर रहे हैं, क्योंकि हमें पोल स्थिर बनाने हैं, यानी कि स्थायी पोल बनाने हैं, जिसे हम परमानेंट पोल कह रहे हैं। जैसे कि मैग्नेट बनाते हैं ना, इसी तरीके से ही हम यहाँ पे पोल क्रिएट कर रहे हैं। स्थायी मैग्नेट का क्या मीनिंग होता है, नॉर्थ अपनी जगह है, साउथ अपनी जगह है, यानी चेंज नहीं कर रहे हैं आफ्टर एन हाफ साइकिल के बाद। तो उसको हम स्थायी पोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पोल पर लगाकर पोल को एक्साइट करने के लिए किया जाता है। यानी पोल कोर पे वाइंडिंग मानते हैं। फील्ड वाइंडिंग होती क्या, एक तरीके कॉपर की एक वाइंडिंग होती है जो हम पोल कोर के ऊपर बांध देते हैं, जिसे हम डीसी सप्लाई देंगे तो क्या हो जाता है, पोल क्रिएट हो जाते हैं। समझ में आया। इसे एक्साइटिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम इसे एनर्जाइज कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, इसको डीसी क्या दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं फील्ड वाइंडिंग को, तभी पोल क्रिएट हो रहे हैं। तो इसको एक तरीके से एक्साइटिंग वाइंडिंग भी बोला गया है। तो आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं जाते जाते, फील्ड मैग्नेट मैंने पढ़ाया आपको, जिसे चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अभी आर्मेचर कम्यूटेटर ब्रश रह गया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तो जस्ट मैंने आपको बता देता हूँ, ओवरव्यू दे के जाता हूँ आपको। फील्ड मैग्नेट अभी हमने पढ़ा है, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड किया था, योक, पोल कोर, पोल शू एंड फील्ड वाइंडिंग। तो आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।